वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग फ्रेंड्स। आज की वीडियो में आप पाकिस्तानी फिल्म हीर रांझा इसकी स्टोरी के बारे में जान पाएंगे और साथ इस स्टोरी में बताएगी माशरती सोच या फिर इस कहानी से क्या सीखा जा सकता है। आज की वीडियो में आप इस हवाले से जो जान पाएंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, साथ बेल के आइकन पे भी जरूर क्लिक कीजिएगा। इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हारने आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेगी और आप हमारी वीडियो जो है सबसे पहले देख पाएंगे। पाकिस्तानी फिल्म हीर रांझा, इस कहानी का आगाज रांझा जो कि इस कहानी का हीरो है, बाग में बांसुरी बजा रहा होता है। इसकी बांसुरी की आवाज सुनकर लड़कियां जो इससे मुतासिर होती हैं, जो कि वहाँ पर कुएं पर पानी भरने के लिए आई होती हैं। उसके पास से गुजरते हुए, उसके बारे में बातें करते हुए जाते हुए इनमें से एक लड़की का घड़ा टूट जाता है और दूसरे घड़े को रांझा, जो कि इनकी बातों से तंग आकर एक लड़की के घड़े को तोड़ देता है, जिस पर उसकी शिकायत उसके घर वालों से लगाने के लिए ये लड़कियां कहती हैं। और वो क्योंकि अपनी भाभीयों से डरता है और अपनी भाभीयों के डर से इनसे माफी भी मांगता है और इनको चोरी छुपे उसके घर से घड़े उठाने के लिए कहता है, लेकिन इनको कहता है कि इसकी भाभीयों को पता ना चले और ऐसा वो अपनी भाभीयों को तंग करने के लिए करता है। यानी एक साथ वो इन लड़कियों से भी और अपनी भाभीयों से भी उनके रवैये का जो वो बदला लेता है। और इसी दौरान जब वो घर जाता है, जो कि इसकी बड़ी भाभियां इन लड़कियों के पीछे भाग रही होती हैं, जो कि इनके घर से चोरी छुपे घड़े को उठाकर ले जाती हैं और ये इनके पीछे भाग रही होती हैं। तो इस दौरान में मोहल्ले की एक औरत आती है, जिसको रांझा दोबारा से अपना बदला लेने के लिए कहता है कि बड़ी भाभी घर में लड़ाई के बाद खुदकुशी करने के लिए जा रही है, जो कि हकीकत में घड़ा उठाने वाली लड़कियों के पीछे भाग रही होती है। लेकिन वो अपनी भाभीयों के तानों की वजह से, जारी बात है, इनको इसी तरह जो वो तंग करता रहता है। इस बात की वजह से बदले में उसकी भाभीयां उसके दोस्तों के सामने उसका मजाक बना देती हैं, जो कि पहले से इसकी शिकायतों, शरारतों और इसके फारग रहने और दोस्तों के साथ फारग बैठे रहने पर परेशान रहती हैं। जब रांझे का अपने दोस्तों के सामने मजाक बनता है, इस बात के बाद वो अपनी भाभी से लड़ता है। रांझा क्योंकि घर में छोटा बेटा है और इसके भाई भी बीवियों की शिकायतों के बावजूद इनकी किसी बात पर अमल करने की बजाय वो अपने छोटे भाई से जब वो प्यार करते हैं। रांझे का जब अपने दोस्तों के सामने मजाक बनता है, इस बात के बाद वो अपनी भाभी से लड़ता है और वो उसको कहती है कि हम रोज किसी निकम्मे और फारग के लिए जब वो रोटियां नहीं पका सकते हैं और वो शादी कर ले। इस लड़ाई की वजह से रांझा घर छोड़ देता है और कहता है कि वो अब इस घर में उसी वक्त वापस आएगा जब वो किसी खूबसूरत लड़की जो हीर की तरह होगी उसको लेकर घर आएगा। ऐसा वो अपनी भाभी की जिद पर आकर करता है, क्योंकि वो इसको ताना देती है, इस निकम्मे और नखट्टू को कोई अपनी बेटी नहीं देगा। घर से जाने के बाद जब वो दूसरे गांव जाता है, वहाँ पर एक बाग में एक चारपाई पर सो जाता है। इस दौरान हीर वहाँ अपने दोस्तों के साथ आती है और एक अजनबी को अपनी चारपाई पर सोता देखकर गुस्से में आ जाती है और उसको छड़ी से मारती है। रांझा अचानक उठता है और सामने हीर को देखकर उसको देखता रहता है और ये देखना पहली नजर का प्यार साबित होता है और इस पहली नजर के प्यार की कशिश को हीर भी महसूस करती है और उसके बांसुरी बजाने पर उसकी तरफ खींची चली आती है। हीर जब घर वापस आती है, उसकी माँ उसको डांटती है कि घर में काम वैसे ही पड़ा है और घर में मुलाजिम ना होने की सूरत में उसकी माँ को सारा काम जो वो करना पड़ता है और उसको कहती है कि उसको बाहर सहेलियों से मिलने से फुर्सत नहीं है, घर का सारा काम पड़ा है। इस बातचीत के दौरान वो बांसुरी की आवाज दोबारा सुनती है और घर के दरवाजे पर रांझे को देखकर कहती है कि वो इसको क्यों बदनाम करना चाहता है और वो इसको वापस अपने शहर जाने को कहती है। लेकिन वो उसको कहता है कि वो उसको पाने के लिए कुछ भी करेगा। अगर उसको पाने के लिए अगर उसका मुलाजिम भी बनना पड़ा या मुलाजिम का मुलाजिम भी बनना पड़ा तो वो बनेगा। मुलाजिम का सुनकर उसको दरवाजे पर रुकने को कहती है और अपनी माँ से पूछती है कि बाहर कोई घरेलू मुलाजमत के लिए आया है और ऐसा वो इसलिए कहती है क्योंकि इस तरह उसको घर में आने की इजाजत मिल सकती है और घर में एक मुलाजिम की जरूरत भी है। उसकी माँ उसको कहती है मुलाजिम तो उसका बाप ही ढूंढेगा
और वो ही रखेगा। लेकिन इसी दौरान में उसका बाप घर आता है और रांझे को दरवाजे पर देखकर उसको मांगने वाला समझकर उसको चले जाने को कहता है। लेकिन वो उसको कहता है कि वो यहाँ मुलाजमत के लिए आया है। हीर का बाप ये सुनकर सोचता है क्योंकि इनको एक मुलाजिम की जरूरत होती है, इसलिए वो इसको मुलाजिम जो है वो रख लेते हैं और उसको घर के अंदर ले आता है और हीर को उसके साथ काम करने की जगह दिखाने के लिए कहता है। इस दौरान जब हीर रांझे को काम की जगह दिखाने के लिए ले जाती है तो उसका चचा घर आता है और जवान भतीजी को अजनबी के साथ देखकर अपने भाई भाभी को उसके मुतल्लिक कहता है कि जवान बेटी के होते हुए किसी जवान मर्द को मुलाजिम ना रखें कि कहीं कोई ऊंच नीच ना हो जाए। लेकिन वो उसको डांटते हैं कि वो इनकी बेटी पर इल्जाम लगा रहा है और समझते हैं कि वो ऐसा नशे की हालत में कह रहा है क्योंकि वो आदमी नशा करता है। हीर का चचा जिसका नाम कैदो है अपने भाई के घर से निकलकर एक ऐसे आदमी के पास जाता है जिसके साथ मिलकर वो नशा करता है और वो अपने साथ भंग का नशा करने वाले एक आदमी को हीर और इस मुलाजिम पर नजर रखने को कहता है और कहता है कि वो इसको इनकी हर हरकत और बात बताएगा और वो इन पर नजर रखता है। एक दिन हीर घर से खाना और चूरी लेकर रांझे के पास जाती है और साथ अपनी एक दोस्त को भी बताती है कि वो रांझे से मिलने जा रही है और वो बाकी दोस्तों के साथ उसका इंतजार करे। कहानी में आगे हीर और रांझे पर नजर रखने वाला शख्स इन दोनों को एक साथ खाना खाते देखता है और जाकर कैदों को बताता है और वो वहाँ पहुँचता है। लेकिन हीर की सहेलियां उसको पकड़े जाने से बचाती हैं और उसके चचा को कहती हैं कि हीर इनके साथ ही थी। लेकिन हीर का चचा इनकी बात नहीं मानता है और हीर के माँ बाप के पास इन लड़कियों और हीर की शिकायत करने जाता है। लेकिन वहाँ हीर और उसकी सारी सहेलियां उल्टा उसके खिलाफ ही उसके वालिदैन को शिकायत लगाती हैं और वो ये कहती हैं कि वो इनके बारे में बुरे अल्फाज इस्तेमाल करता है, जिसको हीर के वालिदैन ये कहकर यकीन करते हैं कि ये ऐसा जरूर कहता होगा और जरूर नशे की हालत में रहने की वजह से ऐसा करता होगा और उल्टा कैदों को डांटते हैं। एक दिन हीर रांझे को मिलने भैंसों के बाड़े जाती है और इनको वो शख्स दोबारा एक साथ देख लेता है और हीर के चचा को बताता है। कहानी में आगे गांव की एक औरत मोहल्ले में बच्चे की पैदाइश की मुबारकबाद देने आती है और हीर घर में अकेली होती है और रांझे को जो भैंसों का दूध देने घर आता है हीर उसको अंदर बुला लेती है। हीर का चचा घर आता है और इस शख्स को जो है वो दरवाजे पर पहरा देने को कहता है। रांझा कैदों की आवाज सुनकर डर जाता है और हीर उसको छुपा देती है और चचा का ध्यान बटाकर उसको भागने में मदद करती है। लेकिन हीर का चचा इन दोनों को एक साथ नहीं पकड़ पाता है, लेकिन वो इनकी ताक में रहता है कि इसको कोई सबूत मिले तो वो इसके वालिदैन को दिखाकर खुद को सच्चा साबित करे। कहानी में आगे हीर रांझे से मिलने खेतों में जाती है और हीर की गैर मौजूदगी में कैदो फकीर के रूप में रांझे से चूरी का छन्ना लेने में कामयाब हो जाता है। लेकिन हीर रांझे से छन्ने के बारे में पूछती है, जिस पर वो उसको बताता है कि उसने एक लंगड़े फकीर को चूरी का छन्ना दे दिया, जिस पर हीर समझ जाती है वो जरूर इसका चचा है और उसके पीछे जाकर उससे छन्ना छीन लेती है। कैदो घर जाकर उसकी शिकायत अपने भाई भाभी से करता है, लेकिन हीर वहाँ आकर उल्टा चचा के खिलाफ शिकायत लगाती है कि वो सहेलियों के साथ चूरी खा रही थी और चचा ने उससे चूरी छीनी और उसको मारा भी। लेकिन यही अल्फाज कैदो भी बता चुका होता है कि हीर बाड़े में रांझे से मिलने गई थी और इसने छन्ना सबूत के तौर पर ले लिया था। लेकिन हीर ने उससे छन्ना छीन लिया और उसको बुरी तरह मारा भी और वो अपने जख्म भी दिखाता है। लेकिन हीर के वालिदैन इसका यकीन नहीं करते हैं। लेकिन अचानक हीर की सहेलियां आकर हीर को साथ चलने के लिए कहती हैं। लेकिन उसके वालिदैन ये सुनकर हैरान रह जाते हैं कि हीर तो अपने इन दोस्तों के साथ थी, लेकिन ये तो इसको अब बुलाने आ रही हैं। और ये सुनकर वो इनको कहते हैं कि आज हीर की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो इनके साथ नहीं जा पाएगी। फिर इनको कैदों की बात पर यकीन आता है कि इनकी बेटी का मुलाजिम के साथ ताल्लुक है और ये उससे मिलने जाती है और वो इसके घर से निकलने पर पाबंदी लगा देते हैं। एक दिन हीर की एक सहेली उसको मिलने आती है। हीर उसको सब कुछ बताती है कि कैसे उसका झूठ पकड़ा गया और रांझे को मुलाजमत से निकाल दिया गया और ये सब कैदों की वजह से हुआ। और वो उसको रांझे को एक पैगाम देने को कहती है
कि वो रात को उससे छत पर मिलने आए। इसकी दोस्त बाकी दोस्तों से मिलकर कैदो से बदला लेने का सोचती हैं और रात को उसके घर जाकर उसको भूत बनकर डराती हैं और मारती हैं, जिससे डरकर वो हीर के घर चला जाता है और रात के वक्त अपने भाई को उसके घर सोने की इजाजत मांगता है। रात के वक्त वो सोने के लिए छत पर जाना चाहता है, लेकिन हीर उसको घर के बरामदे में सोने के लिए बार बार कहती है, जिस पर उसको हीर पर शक होता है और वो मजीद इसरार करता है कि उसको छत पर ही सोना है और वो छत पर ही सोता है। इस दौरान में हीर अपनी माँ के पास बैठी होती है और उसकी माँ उसको बताती है कि उसके लिए उसके बाप ने एक रिश्ता देखा है और उसको रांझे को दिल से निकालने के लिए कहती है कि वो गरीब है और उसका हम अमीरों से क्या मुकाबला। लेकिन हीर माँ को बताती है कि रांझा गरीब नहीं है बल्कि एक अमीर घराने से ताल्लुक रखता है। लेकिन इसी वक्त छत पर कैदों के चलाने की आवाज आती है और वो रांझे को पकड़ लेता है और वो रांझे को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो इससे बचकर छुप जाता है और कैदो नीचे आकर अपने भाई को बताता है कि रांझा यहाँ आया है और इसको घर में हीर ने बुलाया है। लेकिन वो इस पर यकीन नहीं करते हैं। लेकिन फिर अचानक मुर्गियों की आवाज सुनाई देती है जहाँ पर रांझा छुपा होता है। रांझे को वो पकड़ लेते हैं और इसको घर से बाहर निकाल देते हैं। हीर की शादी करने का फैसला किया जाता है। हीर शादी के दिन निकाह के लिए तैयार नहीं होती है, निकाह के लिए हाँ नहीं करती है, लेकिन उसका निकाह जबरदस्ती करवा दिया जाता है, जो कि असल में निकाह हुआ ही नहीं होता है। लेकिन उसके माँ बाप क्योंकि इज्जत की खातिर ऐसा होने देते हैं और चुप रहते हैं और कैदो इसके निकाह के लिए उसका सर खुद ही हिला देता है, क्योंकि वो ना तो जुबान से इकरार करती है और ना ही सर को हिलाकर अपनी रजामंदी का इजहार करती है और उसे बेहोशी की हालत में रुखसत कर दिया जाता है। लेकिन शादी की पहली रात हीर अपने खामन को अपने पास नहीं आने देती और कहती है कि उसका निकाह हुआ ही नहीं और उसको मारती है। कहानी में आगे रांझा हीर की जुदाई में जोग ले लेता है और जोगी बन जाता है और हीर के गांव जाता है, जहां रास्ते में उसको एक आदमी पहचान लेता है और इसको उसके घर जाने से मना करता है और उसको बताता है कि हीर के ससुराल वाले बहुत असरो रसूख और सख्त गुस्से वाले लोग हैं और उसको ये भी बताता है कि कैसे उन्होंने अपनी एक बेटी के आशिक को मार मार कर इस गांव से निकाल दिया, इसलिए वो हीर का ख्याल दिल से निकाल दे। लेकिन रांझा फिर भी हीर के दरवाजे पर जाता है, जहाँ हीर की नंद इसके साथ बदतमीजी करती है और वो बदले में उसको बद्दुआ देता है और वो उसकी बद्दुआ से डर जाती है और हीर को अपनी और बलोचों के एक लड़के से उसकी मोहब्बत की सारी दास्तान सुनाती है कि कैसे उसके घर वालों ने मुराद को मारा और गांव से निकाल दिया। हीर उसको कहती है कि जाओ उससे माफी मांगो और हीर की नंद अपने भाई जो कि हीर का शोहर होता है उसको लेकर रांझे के पास, जो कि जोगी बाबा है, उसके पास जाती है और रांझे को कहती है कि वो इसको माफ कर दे और उसको मुराद से मिला दे और रांझा उसको मुराद से मिला देता है, जिससे मिलकर वो बहुत खुश होती है और रांझा इसको बदले में हीर को उसके साथ भेजने को कहता है। लेकिन वो उसको बताती है कि वो तो किसी रांझे से मोहब्बत करती है और जोगी बाबा उसको बताता है कि वो ही रांझा है जिससे हीर मोहब्बत करती है, कि वो ही रांझा है जिससे हीर मोहब्बत करती है। फिर वो उससे वादा करती है कि वो उसकी मदद जरूर करेगी क्योंकि उसने मुराद से मिलाया है। एक दिन हीर बहाना बनाती है कि उसको सांप ने डस लिया है और वो मर जाएगी। उसका शोहर परेशान हो जाता है, लेकिन हीर की नंद उसके शोहर को कहती है उसे सिर्फ जोगी ही बचा सकता है, इसलिए वो उसको बुला लाए और वो उसको बुला लाता है। रांझा उसको कहता है कि वो कुछ मंत्र पढ़ेगा और उसको एक कुंवारी लड़की भी इस अमल में उसके साथ चाहिए और वो कहता है कि वो इसकी बहन जो कि कुंवारी है इसके साथ रख ले, जो कि असल में इनका प्लान होता है और हीर के साथ उसकी बहन को भी उसके प्यार से मिलाना चाहता है। इस दौरान में हीर का चचा कैदो उससे मिलने आता है, लेकिन जब हीर का शोहर उसको बताता है कि हीर को सांप ने डस लिया और एक जोगी उसका इलाज कर रहा है, जोगी का सुनकर कैदो को शक होता है और वो दरवाजा तोड़कर कमरे के अंदर चला जाता है। लेकिन वो देखते हैं कि वहाँ कोई नहीं है। हीर और उसकी नंद रांझे के साथ भाग जाती हैं, लेकिन रांझे और हीर को कैदो और हीर का शोहर इसको पकड़ लेते हैं। लेकिन उस रियासत के बादशाह के मुलाजिम इनको लड़ते देखकर इनके पास आकर पूछते हैं और हीर का शोहर इनको बताता है कि रांझा इसकी बीवी को लेकर जा रहा है, लेकिन हीर इनकार करती है कि वो इसका शोहर नहीं है क्योंकि उसने उसे कबूल ही नहीं किया। इनकी बातें सुनकर इनको
को राजा के पास ले जाते हैं, जहाँ वो रांझे को ढोंगी और नकली जोगी होने का और उसके प्यार को झूठा कहता है और राजा फैसला करता है कि इसको कोड़े मारे जाएं और हीर को कैदो और इसके शोहर के साथ भेज दिया जाता है। रांझे को जब कोड़े मारे जाते हैं तो इस दौरान में इस राजा की रियासत के तमाम घरों में आग लग जाती है और राजा इस अचानक आफत से परेशान हो जाता है और समझ जाता है कि रांझा एक सच्चा आशिक है और सच्चा जोगी है। इसलिए वो रांझे को दोबारा दरबार में बुलाता है और उससे माफी मांगता है और हीर को उसके साथ जाने देता है। लेकिन कैदो यहाँ भी चाल चलता है और राजा को कहता है कि वो हीर को इसके घर भेज दे ताकि हम इज्जत से हीर का निकाह रांझे से करें। लेकिन हीर जाने से इनकार करती है क्योंकि वो कैदों की फितरत को जानती है। लेकिन फिर राजा कहता है इसको कुछ नहीं होगा और इसको कैदों के साथ जाने को कहता है और उसको हुक्म देता है कि वो इसकी और रांझे की शादी करेगा और अगर उसकी हुक्म अदूली की गई तो वो इसको सजा देगा। और हीर अपने घर और रांझा अपने घर चले जाते हैं और रांझा अपने भाई भाभियों से कहता है कि वो इसकी दुल्हन लाने के लिए तैयार हो जाएं क्योंकि उसने हीर को ढूंढ लिया है। शादी की तैयारी हो रही होती है और कैदो फिर अपनी भाई भाभी से कहता है कि वो निकाह पर निकाह ना पढ़ाएं। लेकिन हीर की माँ उसको कहती है कि कौन सा निकाह जो हुआ ही नहीं और उसको वहाँ से चले जाने को कहते हैं। लेकिन कैदो फिर साजिश करता है और शादी के घर में एक औरत को कहता है कि रांझे को हीर के शोहर ने मार दिया, लेकिन किसी को ये ना बताना कि ये मैंने बताया है। और वो बात फैलते फैलते हीर तक पहुँचती है और हीर गम से बेहोश हो जाती है। कैदो यहाँ हीर को पानी पिलाने के बहाने पानी में जहर मिलाकर हीर को पिला देता है और हीर मर जाती है और रांझा कैदों को मार देता है और खुद भी हीर की जुदाई की वजह से मर जाता है। लेकिन दोनों की रूह मरने के बाद मिल जाती हैं, जो कि फिल्म का एक ट्रेजिक एंड होता है। इस फिल्म की हैप्पी एंडिंग नहीं होती है। इनफैक्ट इस फिल्म को देखने के बाद इंसान उदास होता है, जो कि इस फिल्म के अलमिया इख्तिताम की वजह से ऐसा होता है। लेकिन बहुत सारी फिल्मों में हैप्पी एंडिंग होती हैं जिनको देखने के बाद यकीनन इंसान खुश होता है। लेकिन इस फिल्म का क्योंकि ट्रेजिक एंड है तो इन द एंड इसको देखने वाले जो वो उदास होते हैं, जो कि जारी बात है। इस फिल्म में मोहब्बत की नाकामी को क्योंकि दिखाया गया है, जो कि फिल्म की ट्रेजिक एंडिंग की वजह बनता है। और आई थिंक हर कहानी की हैप्पी एंडिंग नहीं होती है, कुछ ऐसी सैड और ट्रेजिक एंडिंग भी होती हैं। सो अब आते हैं इस कहानी में जो माशरे की सोच या फिर इस कहानी से क्या सबक जो वो हासिल किया जा सकता है, सीखा जा सकता है। फर्स्ट जो माशरे की सोच इसमें बताई गई है वो ये है कि जवान लड़की और जवान लड़का एक साथ हो तो इनमें नाजायज ताल्लुक होता है, जो कि आई थिंक हकीकत इसके बरक्स भी हो सकती है। यानी जरूरी नहीं है कि इनके दरमियान में कुछ अनफेयर रिलेशनशिप होगा, जो कि आई थिंक अभी मॉडर्न लाइफ होने के बावजूद आई थिंक यही सोच है। लेकिन बहुत सारी जगह में जहाँ पर इस रिलेशन को एक फ्रेंडशिप के तौर पे भी देखा जाता है, लेकिन ऐसा बहुत कम जगहों पर देखा गया। लेकिन मोस्टली यही है जो कि आई थिंक आज से 30 से 40 साल पहले सोच थी, आज भी है और आई थिंक आगे भी रहेगी। आप इस सोच या इस माशरती रवैये के बारे में क्या सोचते या समझते हैं, प्लीज अपनी राय का इजहार कमेंट में लिखकर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट, इस फिल्म में काफी पंजाबी में, क्योंकि ये फिल्म जो है वो पंजाबी में है, तो इसमें काफी पंजाबी की ज़रबुल मिसल प्रोवर्ब्स जो है वो इस्तेमाल की गई हैं। तो इनमें से कुछ तो जारी बात है क्योंकि आई एम आल्सो पंजाबी स्पीकिंग, लेकिन इसमें क्योंकि आज से 30 से 40 साल पहले जो अल्फाज इस्तेमाल किए जाते थे वो शायद आज इस्तेमाल नहीं होते हैं, तो आई थिंक कुछ तो समझ नहीं आई इसमें क्या वर्ड्स इस्तेमाल किए गए हैं। तो आप में से जिन अफराद ने ये फिल्म देखी हो तो प्लीज आप लिख के शेयर कर सकते हैं और इनके क्या मीनिंग बनते हैं वो भी लिख सकते हैं, जो कि आई थिंक दूसरों की लर्निंग के लिए, सीख के लिए भी हो सकती हैं, तो आप जरूर लिखिएगा। तो इनमें से एक पंजाबी जो ज़रबुल मिसल बोली गई थी, आई होप कि मैंने वर्ड्स जो वो सेम वही समझे हों, क्योंकि मैंने इन वर्ड्स को काफी दफा रिपीट करके सुना था। तू कचरे दी राखी गीदड़ बिठा दिते आ, तू सिर चे कट्टा जरूर पवाएगा। और इस ज़रबुल मिसल की क्या एक्चुअल मीनिंग बनते हैं आप प्लीज कमेंट में शेयर जरूर कीजिएगा। इसके अलावा जो नेक्स्ट सोच जो माशरे की आम पाई जाती है वो ये है कि बेवा अकेले रह सकती है, लेकिन कुंवारे लोग इसको रहने नहीं देते हैं,
नेक्स्ट ये है कि आग के नजदीक पानी पड़ा हो तो वो उबाले खाने लगता है। इस मिसाल में औरत और मर्द को आग और पानी से जो वो तशबीह दी गई है। तो नेक्स्ट जो इसमें माशरती सोच बताई गई है वो ये है कि गरीबों को शाही नशा क्यों और कैसे लग जाता है। ये आई थिंक ऐसा कहना चाहिए, जो कि मैंने इस फिल्म को देखने के दौरान जो थॉट्स ज़हन में आए वो ये है कि असल में ये कहना चाहिए था कि क्यों लगाया जाता है। नेक्स्ट जो इसमें माशरती सोच जो कि अगेन पंजाबी वर्ड्स में है, क्योंकि ये फिल्म पंजाबी में है, पंजाबी जुबान में है, जैसे कि पहले भी मैंने बताया, वो ये है कि एक कुड़ी कोई चंद चढ़ाएगी। आई थिंक ये वाले वर्ड्स हमें आज भी सुनने को मिलते हैं, जो कि फिल्म का डायलॉग है, जो कि हीर का चचा जो है वो हीर के बारे में ऐसा कहता है। यानी लड़की है तो वो कुछ ना कुछ गलत करेगी, यानी लड़की पर हमेशा शक ही होता है सब लोगों को। और ये लोग जो वो घर से शुरू होते हैं, यानी समटाइम ये हमारे रियल रिलेशन जो कि हकीकी हमारे रिश्ते होते हैं वो भी जारी बात है। जिस तरह इस फिल्म की स्टोरी में पहले तो वो नहीं शक करते थे, लेकिन जब करीब के रिश्तों के बताने पर जारी बात है उनको भी मजबूर होना पड़ा और वो शक करने लगे। और जब खुद अपने कानों से सुना और देखा देन उन्होंने यकीन किया, और जारी बात है इसके बाद उस पर हमेशा शक रहता है। तो ये शक जो है वो माँ बाप के अलावा जितने भी रिश्ते होते हैं, जैसे कि स्टोरी में एक चचा का एक किरदार है जो कि शक करता है लड़की पर, तो इस तरह माँ बाप के अलावा जो दूसरे रिश्ते होते हैं वो शक करते हैं। और फिर आते हैं गली मोहल्ले में रहने वाले सीसीटीवी मर्द और औरतें। ये सीसीटीवी जो ज्यादातर दुश्मन होते हैं और दूर परे के रिश्तेदार, जिनके जहन में यही चीज रहती है कि कोई बात हाथ लगे और ये अपनी दुश्मनी को जो वो पूरा करें, और इस लड़की और जिस खानदान से दुश्मनी हो उससे इसकी बदनामी करके अपनी दुश्मनी जो वो पूरी करते हैं। नेक्स्ट जो फैक्ट है जो कि फिल्म में एक डायलॉग बोला गया कि जलेबी की तरह सीधा। आई थिंक ये अल्फाज आज भी बोले जाते हैं, जो कि आज से 30 से 40 साल पहले इस फिल्म में इस्तेमाल किए गए थे। और ये अल्फाज जो है वो हीर रांझे के लिए इस्तेमाल करती है। ये अल्फाज ऐसे शख्स के लिए कहे जाते हैं जो खुद को सीधा साधा कहते हैं, लेकिन जिनको इनकी असलियत या शख्सियत का पता होता है वो ये अल्फाज जो है वो इनके बारे में कहते हैं। नेक्स्ट जो एक डायलॉग भी बोला जाता है जो कि पंजाबी में था, जिनके दिल साफ हों उनकी आंखें नीचे नहीं होती हैं, जो बेदोष हों या बेकसूर हों उनके चेहरे का रंग जो है वो नहीं उड़ता है। नेक्स्ट जो फैक्ट है या इंसानी सोच है, नीचे को देखती हुई आंखें और चेहरे का उड़ा हुआ रंग किसी सच्चे या सादिक इंसान का नहीं होता बल्कि चोरों का होता है। नेक्स्ट जो एक इंसानी सोच या फिर हमारे माशरे में पाई जाने वाली एक सोच बताई गई है वो ये है कि माँ बेटियों के ऐबों पर पर्दा डालती हैं। नेक्स्ट ये है कि बेटी का हाथ माँ की चुन्नी या फिर चादर और बाप की पग पर पड़े तो इस बड़े हुए हाथ को जो है वो काट देना चाहिए। नेक्स्ट जो माशरे की सोच जो है वो बताई गई है वो ये है कि बेटियां माँ बाप की इज्जत कब्र तक बचाती हैं। नेक्स्ट जो एक ज़रबुल मिसाल बोली गई वो ये थी, सांप जब डसने लगे तो उसको प्यार नहीं किया जाता बल्कि उसका सर कुचलना चाहिए। नेक्स्ट जो कि कहानी में सोच बयान की गई है वो ये है कि लालच की मैल को दिल से साफ करके सारी दुनिया को छोड़कर रब की जात से खुद को जोड़ने से सारे दुख खत्म हो जाते हैं, जो कि आई थिंक हकीकत है। आप इस फैक्ट जो कि फिल्म में बताया गया इसके हवाले से क्या सोचते हैं या समझते हैं, प्लीज कमेंट में लिखकर जरूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट ये है कि हर रोग दारू जोग है, यानी हर रोग का इलाज जो है वो जोग है। नेक्स्ट जो इंसानी सोच इसमें बताई गई है, अपने मन यानी दिल के पंछी को नारी औरत के रूप जाल से बचाना। नेक्स्ट जो एक पंजाबी, क्योंकि ये फिल्म पंजाबी में है तो इसमें पंजाबी जो है वो ज़रबुल मिसाल जो वो बोली गई है, कांवा दे आखे डंगर नहीं मरदे। सॉरी इसके मीनिंग मुझे नहीं पता है, अगर आप में से किसी को पता हो तो प्लीज कमेंट में लिखकर जरूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट जो इस कहानी में एक फैक्ट बयान किया गया है या फिर ये कह लीजिए कि इंसानी सोच है या इंसानी रवैया कह लीजिए कि अगर प्यार सच्चा हो तो इंसान को वो लड़का या फिर लड़की जो है वो मिल जाती है। और ये एक अलग कहानी है कि प्यार कितना सच्चा या झूठा है वो तो आई थिंक रियल लाइफ की जो
लव मैरिजेज हैं या फिर अरेंज मैरिजेज भी हों, तो उनके लोगों के आपस में जो रवैये होते हैं या फिर लड़ाई झगड़े जो होते हैं उनसे भी काफी जाहिर हो जाता है कि इनका कितना सच्चा प्यार है। लेकिन आजकल का अगर प्यार देखा जाए तो आई थिंक ये रुपए पैसे का प्यार है। जिसके पास जितना रुपया पैसा होगा प्यार उतना ही सच्चा होगा। आप इस फैक्ट के हवाले से या इंसानी सोच के हवाले से यानी ह्यूमन बिहेवियर के हवाले से क्या सोचते हैं या समझते हैं, प्लीज कमेंट में लिखकर जरूर शेयर कीजिएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पे लास्ट फैक्ट जो कि इंसानी सोच या फिर इंसानी रवैया जो कि बयान किया गया है कि अगर किसी सच्चे और नेक इंसान के साथ बुरा किया जाए तो बुरा करने वालों पर मुसीबत आती है, जो कि इस कहानी में राजा की रियासत पर आने वाली मुसीबत जो कि रांझे को जो है वो सजा देने की सूरत में इन लोगों पर आती है। राजा की रियासत पर आफत इसलिए आती है क्योंकि वो जो बात कह रहा होता है वो सच्चा होता है, लेकिन वो इसकी बात पर यकीन नहीं करते हैं। होप फ्रेंड्स आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो। होप आज की वीडियो में आपको ह्यूमन बिहेवियर और इस फिल्म से हम क्या सीख सकते हैं, आज की वीडियो में जरूर आपने कुछ ना कुछ फैक्ट या फिर ह्यूमन बिहेवियर या इंसानी सोच के बारे में सीखा होगा। आप इस हवाले से क्या सोचते या समझते हैं, प्लीज कमेंट में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। अगर मेरी वीडियो में कुछ सीखने को मिला है, कोई बात दिल को अच्छी लगी है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।